अक्सर ये बात सुनने को मिलती है कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसी मार्केट है जो आलमी वाक़यात पर बहुत तेज़ी से आप कह लें रिएक्ट करती है। तो आज की इस गुफ्तगू में हम ज़रा गहराई में जाकर देखेंगे कि भाई ये आलमी सियासत और हमारी अपनी मॉनेटरी पॉलिसी, ये दोनों मिलकर पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट की सिमत आखिर तय कैसे करती हैं। तो चलें इस बुनियादी सवाल से ही शुरू करते हैं कि आखिर वो क्या चीज़ है जो किसी भी स्टॉक मार्केट को एक हाई बीटा जियोपॉलिटिकल ट्रेड बनाती है। मतलब सीधे लफ्ज़ों में ये एक ऐसा मैदान है जहां आलमी सियासत के झटके सबसे ज़्यादा सबसे पहले महसूस किए जाते हैं। अब देखें, असल में ना मार्केट को चलाने वाली दो बड़ी ताकतें हैं। एक तरफ तो है आलमी सियासी मंजरनामा, मिसाल के तौर पर अमेरिका ईरान के ताल्लुकात ले लें, और दूसरी तरफ है हमारी अपनी मॉनेटरी पॉलिसी जिसे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कंट्रोल करता है। यही वो दो चीज़ें हैं जो मिलकर मार्केट का मुस्तकबिल लिखती हैं। आज का हमारा रोड मैप कुछ यूं है। सबसे पहले हम आलमी सियासी मुहर्रकात को समझेंगे, फिर देखेंगे कि मॉनेटरी पॉलिसी की पहेली क्या है, उसके बाद मार्केट के मुस्तकबिल का एक अंदाज़ा लगाएंगे और आखिर में बात करेंगे कि एक सरमायाकार के लिए इस सूरत हाल में क्या हिकमत अमली हो सकती है। तो चलें शुरू करते हैं अपने पहले हिस्से से, जो है जियोपॉलिटिकल ड्राइवर। यानी ये जो आलमी तनाव है, ये पाकिस्तान की मईशत पर बराह रास्त कैसे असर डालता है। अब देखें, कोई भी जब आलमी तनाज़ा होता है ना, ख़ास तौर पर मशरक़ वस्ता में, तो इसका मार्केट पर असर 3 मराहिल में नज़र आता है। पहला होता है जंग का मरहला, फिर आता है जंग बंदी का फेज़ और आखिर में कशीदगी में कमी का मरहला। और ज़ाहिर है हर मरहले पर मार्केट का रद्द अमल बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। तो ज़रा जंगी मरहले को देखते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा गैर मुस्तहकम होता है। होता ये है कि एक चेन रिएक्शन शुरू हो जाता है। देखिए, पाकिस्तान अपनी ज़रूरत का ज़्यादातर तेल बाहर से मंगवाता है, ठीक है? तो जैसे ही आलमी कीमतें बढ़ती हैं, ख़ास तौर पर अगर $100 से ऊपर चली जाएं, तो सीधा हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ जाता है। इससे क्या होता है? महंगाई बढ़ती है, रुपए पर दबाव आता है और बस सरमायाकारों में घबराहट फैल जाती है और मार्केट तेज़ी से नीचे गिरती है। और बिल्कुल यही चीज़ है जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को एक हाई बीटा मार्केट बनाती है। मतलब एक ऐसी मार्केट जो आलमी खबरों और झटकों पर बहुत, आप कह लें, ओवर रिएक्ट करती है। और ये जो हाई बीटा वाली बात है ना, इसकी सीधी सी वजह तेल जैसी दरामदात पर हमारा इन्हिसार है। आलमी झटके सीधे हमारी मईशत में मुंतकिल होते हैं और मार्केट में बहुत तेज़ उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। अच्छा, तो ये तो हुई आलमी कहानी। अब आते हैं दूसरे अहम मुहर्रिक की तरफ, यानी मॉनेटरी पॉलिसी की पहेली। यहाँ हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से जो इशारे मिलते हैं वो क्या मायने रखते हैं, क्योंकि यही वो फैसले हैं जो बैरूनी झटकों के असरात को या तो कम कर सकते हैं या फिर बढ़ा सकते हैं। देखें, स्टेट बैंक के पास आमतौर पर 3 ही ऑप्शंस होते हैं। या तो वो शरह सूद में इजाफा कर दें, या इसे वैसा ही रहने दें, या फिर इसमें कमी कर दें। और जाहिर है इनमें से हर फैसले का मार्केट पर बिल्कुल अलग असर पड़ता है। ये चार्ट इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझाता है कि मार्केट उन फैसलों पर रिएक्ट कैसे करती है। अगर शरह सूद में इजाफा हो तो ये आमतौर पर मार्केट के लिए मनफी यानी बियरिश होता है। अगर इसे बरकरार रखा जाए तो असर न्यूट्रल रहता है। लेकिन अगर शरह सूद में कमी आ जाए तो ये एक बहुत मजबूत बुलिश यानी तेजी का सिग्नल माना जाता है। यहाँ एक बहुत दिलचस्प नुक्ता है। बात सिर्फ ये नहीं है कि स्टेट बैंक क्या करता है, बल्कि वो कहता क्या है, ये भी बहुत अहम है। मतलब उनका लहजा, अगर वो सख्त या जिसे हॉकिश टोन कहते हैं वो इस्तेमाल करें तो मार्केट घबरा जाती है, और अगर उनका लहजा नर्म यानी डूविश हो तो पॉलिसी में कोई तब्दीली ना भी हो तब भी मार्केट पुरामीद हो जाती है। ठीक है, तो अब जब हमने दोनों मुहर्रिकात यानी आलमी सियासत और मॉनेटरी पॉलिसी दोनों को समझ लिया है, तो अब ज़रा मार्केट के मुस्तकबिल की पेशगोई करने की कोशिश करते हैं। इस हिस्से में हम इन दोनों चीज़ों को मिलाकर देखेंगे कि क्या क्या मुमकिन नताइज निकल सकते हैं। ये जो मैट्रिक्स है ना, ये समझें कि इस पूरी बहस का निचोड़ है। यहाँ 4 मुमकिन सूरत हाल बनती हैं। सबसे बुरी हालत क्या हो सकती है कि जंग भी बढ़े और शरह सूद भी बढ़ जाए। ये मार्केट के लिए सबसे ज़्यादा बेरिश सिग्नल होगा। और सबसे बेहतरीन सूरत हाल कि अमन कायम हो जाए और शरह सूद में कमी भी आ जाए, ये सबसे ज़्यादा बुलिश होगा। बाकी जो 2 सूरतें हैं उनमें मार्केट का रद्द-ए-अमल मिला जुला सा रहेगा। तज्ज़िये के मुताबिक इस वक्त जो सबसे ज़्यादा इम्कान नज़र आ रहा है वो ये है कि जंग बंदी जारी रहेगी और स्टेट बैंक भी शरह सूद को मौजूदा सतह पर ही रखेगा। यही हमारा बेस केस यानी बुनियादी मफरूज़ा है।
اچھا، اب چلتے ہیں اس حصے کی طرف جہاں ہم یہ دیکھیں گے کہ اس غیر یقینی صورتحال میں جو پروفیشنل انویسٹرز ہیں یعنی فنڈ مینیجرز، وہ کیا حکمت عملی اپناتے ہیں، جسے ہم انویسٹرز پلے بک بھی کہہ سکتے ہیں۔ دیکھیں، جب بھی دباؤ کے حالات ہوتے ہیں تو ہر سیکٹر ایک جیسا پرفارم نہیں کرتا۔ جیسے تیل اور گیس کمپنیاں، یہ تو تنازع کے خلاف ایک سیدھا سیدھا ہیج ہیں۔ پھر آتے ہیں بینک اور فرٹیلائزر سیکٹرز، انہیں ڈیفینسو کہا جاتا ہے کیونکہ ان کی مانگ کافی مستحکم رہتی ہے۔ اس کے بالکل برعکس سیمنٹ جیسے سیکٹرز ہیں جو سائیکلیکل کہلاتے ہیں، مطلب یہ معیشت کے ساتھ بہت زیادہ اوپر نیچے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ ایک ہائی رسک ہائی ریوارڈ آپشن بن جاتے ہیں۔ اور ہاں، آخر میں ٹیکنالوجی اور ایکسپورٹرز ہیں جنہیں روپے کی قدر میں کمی سے فائدہ ہوتا ہے۔ اب جو پروفیشنل سرمایہ کار ہیں وہ 2 ٹائم لائنز پر سوچتے ہیں۔ ایک ہے شارٹ ٹرم یعنی 1 سے 2 ہفتے، اس میں وہ محتاط رہتے ہیں اور ان کی توجہ زیادہ تر تیل اور گیس پر ہوتی ہے۔ اور پھر ہے میڈیم ٹرم یعنی 3 سے 6 مہینے، اس میں وہ بینکنگ اور فرٹیلائزر جیسے سیکٹرز میں آہستہ آہستہ سلیکٹڈ انویسٹمنٹ کرتے ہیں۔ اور رسک مینجمنٹ کا ایک سب سے بنیادی اصول وہ یہ ہے کہ ایسے غیر یقینی حالات میں اپنے سرمائے کا تقریباً 30 سے 40% حصہ کیش کی صورت میں رکھنا چاہیے۔ اس سے ہوتا یہ ہے کہ آپ کے پاس لچک رہتی ہے اور کوئی بھی اچھا موقع ہاتھ سے نہیں جاتا۔ اور یہ ایک جملہ ہے جو اس پوری کہانی کا خلاصہ کر دیتا ہے کہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج ایک ہائی بیٹا جیوپولیٹیکل ٹریڈ بنی ہوئی ہے۔ قریب کی مدت میں اتار چڑھاؤ تو رہے گا، لیکن اگر استحکام آتا ہے تو ڈیفینسو اور سائیکلیکل سیکٹرز میں سوچ سمجھ کر کی گئی سرمایہ کاری سے زبردست فائدہ ہو سکتا ہے۔ تو آخر میں یہ وہ 4 اہم اشارے ہیں جن پر نظر رکھنا بہت ضروری ہے۔ تیل کی عالمی قیمتیں، امریکہ ایران سے متعلق آنے والی خبریں، اسٹیٹ بینک کا پالیسی فیصلہ اور ان کا لہجہ، اور چوتھا، پاکستانی روپے کی قدر میں اتار چڑھاؤ۔ اب جب کہ یہ اہم محرکات بالکل واضح ہیں تو بڑا سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ آگے کیا ہوگا۔ اس فریم ورک کو استعمال کرتے ہوئے اب کوئی بھی آنے والے واقعات کا خود سے بہتر تجزیہ کر سکتا ہے۔